हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग सेट नंबर 4। और आप लोगों को जैसा कि पता है बिहार एसएससी सीजीएल का हम लोग सेट देख रहे हैं। और सॉरी, सेट नंबर ये 6 होगा हम लोगों का। तो सेट नंबर 5 हम लोगों ने कल देखा था और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते और स्टार्ट करते आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है। तो ये चुने गए हैं जिनका नाम क्या है, एंथनी एल्बनीज। ठीक है, तो ये आपके प्रधानमंत्री हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के 31 यानी 31वें प्रधानमंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। और ये स्कॉट मॉरिसन का स्थान लेंगे, यानी इसके पहले कौन थे, तो स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी किया जाता है। तो ये ईज ऑफ डूइंग जो है बिजनेस रिपोर्ट जो होता है वो विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है, जो कि इस बार जारी करने का फैसला नहीं किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसे पारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा यानी रिजर्व मनी या बेस मनी कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा M0 को। ठीक है, और M1 को हम लोग संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं और M3 को व्यापक मीन्स तो जानते हैं, मान लीजिए फैला हुआ हो गया। तो M3 हो गया आपका व्यापक और M1 आपका कैसा मुद्रा हो जाएगा, तो इसको संकीर्ण। 1 है तो संकीर्ण टाइप का है, मतलब संकीर्ण करने का मतलब पतला दुबला टाइप। तो 1 देखते हैं ना, एकदम लकड़ी तरह रहता है, तो वैसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो ये मध्याह्न भोजन योजना जो है इसकी शुरुआत वर्ष 1995 से की गई है। ओके, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो 1 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें भोजन दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है इस योजना में की गई थी। नेक्स्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया। तो ये कब प्रारंभ हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये शुरू हुआ आपका 12 मार्च 2021 से। ओके फ्रेंड्स, यानी बी बिल्कुल यहाँ सही है। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था, जो कि अहमदाबाद से दांडी की यात्रा को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग शुरू किए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो बिल्कुल बी 7.5%। ओके फ्रेंड्स, चलिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है। तो ये आपकी बनी है, तो इनका नाम है शेफाली वर्मा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है। ओके, तो चलिए यहाँ पे डायमंड के बारे में बताना है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा जो है डायमंड। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो हो जाएगा बोत्सवाना। ये आपका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। बात करते हैं पहला, तो ये दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था, जो कि 3106 यानी 3106 कैरेट का था। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया। और दूसरा अगर बात करते हैं तो ये 2015 में खोजा गया था, जो कि बोत्सवाना में ही। तो ये आपका अफ्रीका का ही देश है बोत्सवाना, तो वहाँ पे खोजा गया था, जो 1109 कैरेट का था ये दूसरा। और तीसरा आपका फिर बोत्सवाना में ही खोजा गया 1098 कैरेट का। नंबर 9 है, भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो ये किया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप। ओके, और बात करते हैं तो ये देखिए आपका संघ शासित प्रदेश यानी लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर ये भी जो है टीबी मुक्त हो चुका है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू की गई है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सूर्य प्रकाश समिति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, तो इसको जो है चैनल को संसद टीवी का नाम दिया गया है। ओके, चलिए। नेक्स्ट है हमारा विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कौन सा दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 20 जून बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 13, किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं
1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डीको सिंह थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर थे और 1998 में इन्हें स्वर्ण पदक भी मिला था, जो कि आपके इनका मृत्यु हो गया है। और इनके बारे में जानते हैं तो ये मणिपुर के रहने वाले थे और इन्हें 1998 में अर्जुन पुरस्कार, 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, और 1997 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू भी किया था इन्होंने। चलिए, तो यहाँ से ये सब उनके बारे में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का नाम किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है फेनी। ओके, तो ये फेनी नदी पे किया गया है, जो कि आपके भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी प्रवाहित होती है। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो ये बोला जाता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो होते हैं ये आपका कैसा होता है? तो इस जगत के जो वनस्पति होते हैं वो बहुत बड़े समूह में होते हैं और इसमें पौधे जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मानव पाचन तंत्र में डैश पित्त का रस स्राव होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ हो जाएगा यकृत। तो यहाँ पे जो पित्त रस का स्राव यानी पित्त रस जो होता है वो निकलता कहाँ से? तो यकृत से। ठीक है, और ये आपका इसका जो होता है पीएच मान 7.7 होता है, मतलब ये क्षारीय होता है और पित्त का रंग पीले हरे रंग का होता है। ठीक है, पीले हरे रंग का ये होता है, यानी पीला हरा ये रंग होता है इसका। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अंडाशय। ये आपकी स्त्री यानी ओवरी जो होता है वो स्त्रियों में पाया जाता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये अंडाशय मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? तो ये आपका 100 सेंटीमीटर तक जो है वो आपका लंबा होता है तंत्रिका कोशिका, यानी 100 सेंटीमीटर करने का मतलब हो गया आपका 1 मीटर। और सबसे जो बड़ी तंत्रिका कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन, और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका जो होती है तो वो होती है सियाटिक। लंबी तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तो वो होती है आपकी सियाटिक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह हो जाता है? तो रुधिर में जो है आपका ग्लूकोज का मात्रा अधिक होता है तो हम लोग बोलते हैं कि मधुमेह हो गया। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन जो है इसकी खोज जो है पहली बार किया गया था बिजमैन के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एफ्ला नामक विष निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तो एफ्ला नामक जो विष हैं वो आपका कवक के द्वारा बनता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यानी LTH। ठीक है, यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन इसको बोलते हैं, यानी LTH। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो श्वसन के संबंध में आपका कौन सा कथन सत्य होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि श्वसन के संबंध में जो है ये श्वसन एक अपचयी क्रिया है, यानी ये कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। और नेक्स्ट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लिगेंटा भाग से किया जाता है, यानी 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं जड़त्व, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। बात करते हैं अगर 10⁻, यही अगर 12 मीटर होगा, माइनस नहीं होके 12 मीटर होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं टेरा मीटर। क्या बोलते हैं? टेरा मीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तो दिया ही है, ये आपका टेरा मीटर हो गया। 10⁻15 जब होता है
तो इसको हम लोग बोलते हैं पेटामीटर, और 10⁻⁻15 होगा तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि -15 को क्या बोलते हैं, +15 को हम लोग बोलते हैं पेटामीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो गैल्वेनोमीटर आपका किस में प्रयुक्त होता है, तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है वो कैसे कार्य करता है, तो बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं। तो घर्षण बल जो है वो बल की दिशा के विपरीत आपका काम करता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है हमारा एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो संपीड़ित स्प्रिंग में जो होता है वो आपका स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा एक गेंद जो है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या लगाइएगा फार्मूला, तो यहाँ पे आप लोगों को फार्मूला पता होगा, होता है S = ut + ½ at²। ओके, ut + ½ at²। तो यहाँ पे आपको S निकालना है, चूँकि विस्थापन ही निकालना है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है U का मान दे दिया 20, यानी U की जगह रखते हैं 20 इंटू, और T यहाँ पे 3 सेकेंड है। और जब भी नीचे की ओर हो, चूँकि ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है तो गेंद तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे आप A का मान माइनस में ले लीजिए, तो ½ और A की जगह पे आप ले सकते हैं 10 इंटू T का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। इसको काट दीजिए 5, यानी 9 5 जो 45 हो जाएगा, और 60 में से 45 जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ए का मान जो है हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि जब गेंद को ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो फेंकने के बाद उसका अगर विस्थापन होगा तो नीचे की ओर होता है, इसलिए हम यहाँ पे ए का मान जो है वो माइनस में लेते हैं, यानी निगेटिव में लेते हैं, नीचे आ रहा है इसलिए। तो यहाँ पे दोनों आप लेके बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ओके, तो ये तीनों पे आपका पदार्थ की प्रकृति, फिर आपका है सेकेंड ऑप्शन आपका हो रहा है अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, और फिर चालक की लंबाई, यानी तीनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे नहीं करता है तो दबाव, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में समांतर किसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, यानी वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और वोल्ट मीटर का जो होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो था वो हुआ था आपका 6ठी शताब्दी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी 1/6 भाग। नेक्स्ट देखते हैं 35, चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था। तो यहाँ चंपारण आंदोलन जो हुआ था उसमें से कौन एक संबंधित नहीं था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जयप्रकाश नारायण जो थे वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, तो तीनों आपके उससे संबंधित थे। ओके, चलिए और इनका संबंध जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था उससे था, 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उससे संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है हमारा बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध में आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो है आपका सी राजगोपालचारी का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 38, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किसके लिए पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये बनाया गया था अछूतों के लिए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 38,
स्थलों में मिले अनाजों के बाजरे के दाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये अनाज का जो बाजरा मिला था ये कहाँ से मिला था? तो ये गुजरात से मिला था। अगर कृषि का बात करते तो वो था आपका कृषि जो था मेहरगढ़ में हुआ था, पहली बार इसका साक्ष्य मिला था। तो ये मेहरगढ़ में कृषि, चलिए मेहरगढ़ लिख के कृषि लिख लीजिए, तो ये भी बिल्कुल आपका इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाजरा आपका गुजरात। और चावल अगर बात करते हैं तो कोली हवा से ये आपका मिला था चावल के साक्ष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सैंधव स्थलों में रंगपुर किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका रंगपुर जो है वो हो जाएगा मादर नदी के किनारे स्थित है आपका, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, रंगपुर मादर नदी। सिंधु का अगर बात करते हैं तो ये आपका सिंधु जो होगा वो आपका सिंधु नदी के किनारे हो जाता है। मोहनजोदारो, चन्हूदरो, कोटदीजी ये आपका सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा जो है वो है आपका रावी नदी के किनारे, और लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ऋग्वैदिक नदियों में अस्कनी निम्नलिखित में से किसकी प्राचीनतम नाम है? तो अस्कनी किसका प्राचीन नाम है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चिनाब, यानी अस्कनी जो है चिनाब का प्राचीनतम नाम है। अब बात करते हैं यहाँ पे ब्यास है, तो ब्यास आपका किसका हो जाएगा? बिपाशा का। रावी जो होगा वो हो जाएगा परूसनी का, और झेलम का अगर बात करते हैं तो ये बितस्ता का नाम हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो चित्रकला का जनक जो है वो जियाटो को मानते हैं पुनर्जागरण काल। तो यहाँ देखिए जागरण से है ना, तो जागरण मतलब जागना, तो जियाटो याद रखिएगा, जागना जियाटो वहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी विधान पालिका परिषद, ये आपका उच्च सदन होता है, और ये अनुच्छेद जो है 169 के तहत आपका संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करना हो तो ये शक्ति है आपका संसद के पास, और ये किसके? तो अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है ये अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बी, यानी न्यायिक पुनर्वीक्षण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका जो है वो आपकी किसके अधीन रह के कार्य करती है? तो विधान पालिका के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा 47, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श जो है वो महाधिवक्ता देता है। ओके, और महाधिवक्ता जो होता है संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य सरकार का कानूनी विषयों पर आपका महाधिवक्ता जो है सलाह देता है, यानी महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत आपका राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। नेक्स्ट है 48, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये अनुच्छेद 40 में प्रावधान है। तो राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के कदम को उठाया गया है, तो अनुच्छेद 40 याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमको साधारण बहुमत चाहिए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लेकिन नया राज्य बनाना है, संवैधानिक संशोधन के लिए हमको साधारण बहुमत चाहिए। और आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पे संविधान के भाग 20 में जो है वो संबंधित है आपका संशोधन से, और अनुच्छेद का बात करते हैं तो अनुच्छेद 368। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति, तो यहाँ पे आ जाएगा समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा अफ्रीका का महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट किलिमंजारो। ये आपका
अफ्रीका महाद्वीप पर मतलब फैला हुआ आपका पठार है, ठीक है। और ये दक्षिण और पूरब में ज़्यादा ऊंचाई पे है आपका फैला हुआ, और कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर भी हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा। और इस सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है आपका, तो किलिमंजारो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 52, कौन से बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे इटली जो है जो कि बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के बने सेल को क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका आग्नेय सेल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है। तो ये कब होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तब आपका बृहद ज्वार आता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है। तो ये सब आपका होता है क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मौसम संबंधित सब घटनाएं क्षोभ मंडल। प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है, तो प्रेयरी जो है घास का मैदान ये संबंधित है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से, देखिए कैसे याद रखेंगे, उत्तरी पेयरी, री आ गया इसमें भी री आ रहा है पेयरी में, तो वहाँ से उत्तरी अमेरिका। ओके, तो एक तो दक्षिण अमेरिका आपका ऑप्शन खत्म, उत्तरी अमेरिका। अब बात करते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका का उष्णकटिबंधीय है कि शीतोष्ण, तो ये उत्तरी अमेरिका का दोनों जगह ऊ नहीं होगा, एक जगह क्या हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है 57, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा प्रकार होता है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि भारत में सबसे अधिक जो होता है वो होता है आपका जलोढ़ मृदा, ये ज़्यादा भागों पे फैला हुआ है, लगभग ये आपका 40% क्षेत्रफल जो है वो कवर करता है, तो यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, लद्दाख और जास्कर। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी बोल रहा है, तो लद्दाख और जास्कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है, तो इसके मौजूदगी से ये रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे पिकरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिकरिक अम्ल जो है हम लोग बोलते हैं TNP को, यानी ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग पिकरिक अम्ल के नाम से भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, धूप चश्मों के लेंस में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो जो धूप चश्मे होते हैं उसके लेंस में हम लोग क्रूक्स कांच का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रूक्स कांच, धूप चश्मा, ठीक है, तो वहाँ से इसको याद रखिए, क्योंकि कांच का यूज करते हैं आपका, और चश्मा जनरली कांच का ही होता है। तो यहाँ पे आपका धूप चश्मा होगा तो कांच, कॉफोर कांच, कॉफोर क्रूक्स, वहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 62, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है। तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी का अगर बात करते हैं तो वो है आपका रेडॉन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और ये पोलेनियम का अगर बात करते हैं तो इसके सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं, और कितना समस्थानिक होता है, तो ये होता है 27 इसका समस्थानिक होता है। और जेनॉन जो होता है उसे हम लोग अजनबी या स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अल्कोहल से जब ईथर बनाते हैं तो उसमें हम गर्म एल्यूमिना का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं हम लोग निकेल का, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो धुआं जो होगा वो आपका किस प्रकार का विलयन हो जाएगा, तो गैस में ठोस, ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। तो कौन नहीं है आपका,
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी HNO3 जो होता है ऑक्सीकारक अकारक दोनों की तरह आचरण नहीं करता है। देखिए ये H2S, H2O2, SO2 ये सब जो है आपका ऑक्सीकारक अकारक दोनों की तरह आपका व्यवहार करता है। लेकिन अगर HNO3 का बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह व्यवहार करता है, तो ये ओनली ऑक्सीकारक की तरह ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। बाकी सबका ऑक्सीकारक अकारक दोनों होता है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर जेनेवा। ये आपका जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1865 में की गई थी और इसका उद्देश्य यही था कि दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। स्थापना लिख लीजिए 1865। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव को नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो इनकी नियुक्ति जो है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है। नेक्स्ट है हमारा ओपेरा हाउस किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है, तो ये ओपेरा हाउस जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया के आपके सिडनी में ये स्थित है और ये एकमात्र ऐसा जगह है जो एक ही साथ में महाद्वीप, एक राष्ट्र, एक द्वीप माना जाता है। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं ओपेरा, ऑस्ट्रेलिया और से। चलिए नेक्स्ट है हमारा विश्व रक्तदान दिवस, तो ये कब मनाते हैं हम लोग, तो ये मनाते हैं हम लोग 14 जून को, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। और 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और 17 अप्रैल को विश्व दूर संचार दिवस, ओके। और 21 जून को तो पता ही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व दूर संचार दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कौन सा सितार यंत्र वादक से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सितार वादक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर, ये सितार वादक थे, ठीक है। और बात करते हैं तबला, तो ये हो जाएंगे जाकिर हुसैन तबला वादक, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया और सरोद जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अमजद अली खान। नेक्स्ट है हमारा किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं, तो फल के लिए जो होता है वो यहाँ पे भूमध्य सागरीय वन जो होते हैं ये आपका बिल्कुल फलों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, आर्किड एवं ब्रोमेलियाड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं, तो ये किस प्रकार के वन में उगते हैं, तो ये आपके वर्षा वन जो होते हैं उसमें उगते हैं। अधिक वर्षा के कारण इसका जो है पैदावार होता है। नेक्स्ट है हमारा वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अक्षत वनस्पति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ है, तो ये आपका है आगरा में। सूर सरोवर पश्चिम बिहार ये कहाँ है आपका आगरा, और आगरा कहाँ है, तो यूपी। और इसकी स्थापना 1991 यानी 1991 को की गई थी, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, इंदिरा गांधी आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये है आपका, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। चलिए और इसके अलावा वेदांतगल, मधुमिलई ये भी आपका तमिलनाडु में है, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ देखें यहाँ से आपका 76 से अब स्टार्ट होता है, तो ये है आपका मैथ्स और रीजनिंग। तो यहाँ तक आपका 75 क्वेश्चंस था जो कि साइंस और जीके से रिलेटेड था, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है, ओके फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको ये सेट कैसा लग रहा है, और अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जितने भी करेंट है वो आपका बिल्कुल मैच कर रहा होगा, हमारे करेंट का आप सेक्शन देख सकते हैं जिसमें हम बहुत ही VVI क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, और आगे भी आपका करेंट का क्लास आएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।